संसद में खड़ा होकर पक्की कर रहा है? राहुल गांधी ने कल क्या किया देश की पार्लियामेंट में, पता है आपको? राहुल गांधी ने देश की पार्लियामेंट में फ्लाइंग किस दिया। मैं हिंदू हूँ, तो मुझ पर कोई बात आएगी तो हम संविधान के दायरे में आ जाते हैं तुरंत, हमको संविधान का पाठ पढ़ाया जाएगा और तुमको हाथ में पिस्टल दे दी जाएगी, तुमसे दंगे कराए जाएंगे। तो अगर एक मुस्लिम ने एक सारस को पाल के उसको पट्टी कर दी तो वो इस देश का स्टार बन गया। कहा जीजा आ रहा है, जो जीजा बोल रहे हैं वो पहले से उसको जीजा मान के बैठे हैं, फिर शर्म जाती होती क्यों नहीं होती? वहाँ जितने लोगों ने पत्थर फेंके वो कौन लोग थे? वो जाहिल थे, अनपढ़ थे, गवार थे, कहाँ से आए थे? पूरा जीवन गौ सेवा पे लगा देता है, वो देश में राष्ट्रद्रोही हो जाता है, उसको गोद ले लेता है और वो सारस की सेवा करना शुरू कर देता है, तो वो राष्ट्र प्रेमी हो जाता है। नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली में और हमारे साथ है संदेश यादव जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं और भारत सरकार में कई मंत्रालयों में सदस्य भी हैं। आज हम बात करेंगे जिस तरीके से बीजेपी सरकार की जो छवि बन रही है, कहें तो कई लोगों का ये भी कहना है कि 2024 में बीजेपी की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। इस पर हम चर्चा करेंगे संदेश यादव जी से। संदेश यादव जी, आपका पहले हमारे प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जी नमस्कार सर, बात करें जिस तरीके से माहौल चल रहा है, हम बात करें मणिपुर की, बात करें हम हरियाणा की नूह मेवात की, तो जो सांप्रदायिक दंगे सामने आ रहे हैं, बात करें हम मणिपुर की पहले तो मणिपुर में जिस तरीके से सांप्रदायिक दंगे होते रहे, 4-5 महीने बीत चुके हैं। लोगों का ये कहना है कि इस पे प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी क्यों साध रखी थी। सीधा सीधा निशाना साधा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक साजिश के तहत करवाया गया है, क्योंकि 2024 में चुनाव आने वाले हैं। तो जो मणिपुर के जो दंगे हैं, अब अगर विपक्ष ये कहता है कि वो साजिश के तहत हुआ, तो साजिश क्या रचने वाला व्यक्ति कौन है? सरकार, कोई भी भारत सरकार या कोई भी सरकार, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कल कांग्रेस की सरकार थी, वहां पे दंगे उनके समय में भी हुए हैं। कोई भी समाज जब इस तरह की प्रवृत्ति को अपना लेता है तो उससे ये पता लगता है कि लोगों की सोच कहाँ जा रही है। थोड़ी देर के लिए हम सरकार को कर दें अलग, तो जो लोग, जिन लोगों ने वो कृत्य किया, जिन लोगों ने उस माहौल को बनाया, जिन लोगों ने वहां दंगे किए या जिन लोगों ने वो चीजें वहां पे की हैं, उनकी कौन सी मानसिकता रही होगी या वो कौन से समाज से आते होंगे जिन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जो मुझे लगता है कोई देख भी नहीं सकता। कौन ऐसे लोग होंगे जो उनके पीछे होंगे? तो भारत सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, सरकार को समय लगता है चीजों को देखने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री ऐसा तो नहीं है कि तुरंत आके सारी चीजों को अपने साथ एडजस्ट करना शुरू कर देंगे। उनकी टीम काम कर रही है, उनके लोग काम कर रहे हैं, जांच हो रही है, चीजें सामने आएंगी। जब सामने आएंगी तो चीजें परतें दर परतें खुलेंगी, तो चीजें आपको भी पता लगेंगी, राष्ट्र को भी पता लगेगी। और साजिश करता कौन है पूरा देश जानता है। मैं कौन सा नई बात कह रहा हूँ या देश कौन सा नई बात कह रहा है? कह रहे हैं कि जब डबल इंजन की जहां सरकार होती है वहां पर तो कानून व्यवस्था और अच्छी होनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी बीजेपी, मणिपुर में भी बीजेपी, और कहें तो हरियाणा की भी हम ले लें तो डबल इंजन की सरकार। तो फिर डबल इंजन की जहां सरकार है वहां पे तो अच्छा व्यवस्था होना चाहिए ना सर। अब आप एक छोटी सी बात बताइए, मेवात का नूह का जो मामला था, वो क्या लगता है कोई एक दिन की साजिश के तहत हुआ होगा या एक शब्द के पास साजिश के तहत हुआ होगा? हमारे देश में एक समाज का व्यक्ति, एक मुस्लिम व्यक्ति एक सारस को गोद ले लेता है और वो सारस की सेवा करना शुरू कर देता है, तो वो राष्ट्र प्रेमी हो जाता है। एक व्यक्ति जो सुबह से शाम तक अपना पूरा जीवन, तन मन धन सब कुछ, अपना पूरा जीवन गौ सेवा पे लगा देता है, वो देश में राष्ट्रद्रोही हो जाता है। सर, बात करें आप लोग धर्म की क्यों बात करते हैं? आप लोग सबको समान क्यों नहीं लेके चलते हैं सर? समान कैसे लेंगे हम? कौन समान ले इस चीज को? अगर मान लीजिए नूह में जो हुआ, मान लीजिए एक धार्मिक यात्रा पे जिन लोगों ने हमला किया, जिन लोगों ने सुसज्जित तरीके से घरों की छतों पे पत्थर रखे, बम रखे, जो भी चीज उन्होंने की, जो भी फेंका, तोड़ा फोड़ी, गाड़ी लगाई, आग जनी हुई, उसकी पूरी वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुई। लोगों ने अपने अपने ग्रुपों में उनको फैलाया, अपने अपने लोगों को एकत्रित किया। पहले पूरी प्लानिंग हुई ना, किस समाज के लोग थे वो, किसको जोड़ने की हम बात करेंगे? रोहिंग्या लोग। नहीं, रोहिंग्या कौन है? रोहिंग्या का भी तो एक समाज है ना। तो रोहिंग्या किस समाज से आते हैं? आज अगर वहाँ रोहिंग्याओं से लोग बात कर रहे हैं, आपके जैसे पत्रकार साथी भी वहां जाके बात कर रहे हैं, तो रोहिंग्या कहते हैं हमें तो पता ही नहीं, हम तो इसमें थे नहीं। अब रोहिंग्या भी उसमें नहीं थे, मुस्लिम समाज के लोग भी उसमें नहीं थे, तो फिर था कौन? कौन था फिर उसमें? अब
चीजें तो लोगों को दिखेंगी ना। अब मान लीजिए आज आप ये मानते हैं कि जो क्राइम कर रहा है, जो दंगे कर रहा है, उसकी कोई धर्म या जाति कुछ होता है? हाँ बिल्कुल होती है, धर्म जाति होती, क्यों नहीं होती। वहां जितने लोगों ने पत्थर फेंके वो कौन लोग थे? वो जाहिल थे, अनपढ़ थे, गवार थे, कहाँ से आए थे? कोई धरती में से पैदा हुए थे? सब लोग मुसलमान लोग थे। कहने में लोगों को जाता क्या है, तो क्या सर, फर्क पड़ता ये है? मुसलमानों को ही क्यों टारगेट नहीं किया तो जा रहा अगर है? मुस्लिमों की अगर मुहर्रम की यात्रा नहीं, एक ही समुदाय नहीं को, काम ही वो करते हैं और कोई इस देश में कुछ नहीं सर, करता। ऐसे तो नहीं है कि अब्दुल कलाम जी को भी देख लीजिए। अब्दुल कलाम जैसा उन्हें बनना चाहिए। फिर अगर मुहर्रम की यात्रा हुई, मुहर्रम के उनके साजिया निकल रहे हैं, हिंदुओं के मोहल्ले से भी निकले होंगे ना मुहर्रम के। आपने कहाँ देखा कि हिंदू लोगों ने छतों पे जा जाकर पत्थर फेंके कोई उनके कहेगा ऊपर? कि आपका जीजा आ रहा है। किसने कहा आपका जीजा आ रहा है? क्या होता है जीजा का मतलब? किसने कहा जीजा आ रहा है? जो जीजा बोल रहे हैं वो पहले से उसको जीजा मान के बैठे हैं। फिर किसने कहा? कोई ऐसी ऑडियो मिली, किसी को कोई वीडियो मिली? एक वो सच्चा इतना छोटा सा वो लड़का मोनू मानेसर जो भी है, वो इतना छोटा सा गौ सेवक, उसकी हमने पहली वीडियो देखी, उसकी गाड़ियों के एक्सीडेंट हो रहे हैं और रोज नई नई चीजें पकड़ रहा है। जो दोषी है, जिसने 2 लोगों को जला दिया गया, उसको आप सच्चा और मतलब इतना निर्मल कैसे बोल सकते हैं? अभी तक साबित हुआ कि उसने जलाया उनको। कल को आप मेरा नाम ले दीजिएगा कि मैंने भी 4 लोगों को जला दिया, कहीं साबित हुआ? अभी तक कहीं ऐसा कोई रिकॉर्ड मिला, कोई ऐसा सबूत मिला है? सरकार ने, कानून ने, किसी कोर्ट ने उसको कहा कि इसने जलाया है? एक हादसा होता है, उस हादसे में उसका नाम ले लिया जाता है, एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश होती है। एक कांग्रेस का एक मुस्लिम विधायक हरियाणा विधानसभा में खड़ा होकर कहता है, जो संविधान की शपथ लेके विधायक बना, जिसने संविधान की शपथ लेके कहा कि मैं राज, धर्म, जाति सब चीजों से आगे बढ़ के सरकार के लिए काम करूंगा, लोगों के लिए काम करूंगा, वो विधायक खड़ा होकर, एक मुस्लिम समाज का विधायक, वो खड़ा होकर विधानसभा में कहता है कि हम उसे प्याज की तरह छील देंगे। वो संवैधानिक है? आप किसकी तरफ, ओबीसी की तरफ? नहीं, कांग्रेस के विधायक की तरफ, वहां के जो विधायक है, नूह के जो विधायक है मामन खान, उनकी तरफ। कांग्रेस, ओवैसी तो जो है सो हैं। ओवैसी क्या है पूरा देश जानता है। ओवैसी को इस देश में कोई सीरियस नहीं लेता, उनको हैदराबाद के लोग भी सीरियस नहीं लेते। वो अपनी कहानी उनकी, उनको समाज में रहना, राजनीति में रहना वो ठीक है। लेकिन वहां का लोकल विधायक, कांग्रेस का विधायक, मुस्लिम विधायक, वो विधानसभा में कहता है खड़ा होकर कि अगर मोनू मानेसर मेवात में आएगा, नूह में आएगा, तो हम उसको प्याज की तरह छील देंगे। सर, आप लोग राष्ट्र की बात क्यों नहीं करते? कैसे होगी राष्ट्र की बात? कैसे होगी राष्ट्र की बात? का ठेका क्या सिर्फ हिंदुओं के पास है? अगर यही काम, अगर मान लीजिए उनका मुहर्रम का उनका यात्रा निकल रही होती और यही काम अगर सारे हिंदू कर देते जो उन्होंने किया है, तो क्या होता? राष्ट्र खतरे में आ जाता है, देश खतरे में आ जाता है। एक समाज, सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए कि साजिश के तहत करवाया गया है, क्योंकि 2024 के चुनाव आ रहे हैं। साजिश किसी ने की? साजिश के लिए तो पहले से उनके विधायक ने विधानसभा में कहा कि हम प्याज की तरह छील देंगे। सारी ऑडियो मिली है। 3-3, 4-4 दिन पहले मुस्लिम समाज के ग्रुप के लोगों ने मुस्लिमों के ग्रुपों में चीजों को शेयर किया, इकट्ठा किया, यहाँ रहना है, वहां रहना है, इन छतों पे रहना है, ये करना है, सब पूरी प्लानिंग से हुआ ना। तो साजिश तो है ही। साजिश कर कौन रहा है? बीजेपी की सरकार है, वहां भी केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को साजिश की क्या जरूरत है? कौन सी साजिश की? तो सरकार किसको चाहिए? कांग्रेस को चाहिए। तो साजिश करेगा कौन? अगर आप अपने घर में मजबूत हैं, मैं अपने घर में मजबूत हूं, तो हम अपने घर को तोड़ने की कोशिश क्यों करेंगे? लेकिन आगामी चुनावों को देखते हुए भी तो अब आप देखिए ना, उसमें मेन मास्टरमाइंड कौन है? ताहिर हुसैन के परिवार का व्यक्ति, आम आदमी पार्टी का नेता उसमें मुख्य मास्टरमाइंड निकला है, जिसने पूरे खेल को रचाया। कौन सा विपक्ष काम कर रहा है, कौन सा देश काम कर रहा है, कौन सा कानून काम कर रहा है? चीजें नहीं दिखाई देती लोगों को, सब लोगों को दिखाई देता है। लेकिन क्या है, मैंने बोला ना, और कुछ बच्चे, युवा बच्चे जो गौ सेवा के लिए दिन रात मिनी पाकिस्तान में घूम रहे हैं, वो मिनी पाकिस्तान से कम थोड़ी है। मतलब इंडिया में रहकर आप मिनी पाकिस्तान हाँ, की बात मिनी पाकिस्तान है। 1984 में, सर, क्या बात कर रहे हैं आप? सुनिए ना, 1984 में, 85 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को माननीय जो गृह मंत्री थे, उन्होंने भी पत्र लिख के कहा उस दौरान कि मेवात को जो है, मेव लोग जो है मेविस्तान बनाना चाहते हैं। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, तो भारत सरकार के रिकॉर्ड कह रहे हैं। देश का गृह मंत्री राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख रहा है आज, जब कांग्रेस जमाने में, कि मेव के लोग मेविस्तान बनाना चाहते हैं, सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ध्यान देना चाहिए। वर्तमान गृह मंत्री लिख रहा है। तो आज अगर आप उसे मिनी पाकिस्तान कह देंगे तो क्या दिक्कत है? वहां ऐसी कौन सी चीजें जो नहीं मिल रही है? ऐसा क्या है वहां जो वो लोग जाने से डरते हैं? वहां खनन के अवैध कारोबार होते हैं, लोगों ने पहाड़ों पे चढ़ चढ़ के बंदूकें लेके गोलियां चलाई। कहाँ पे? मेवात में। इस पूरे कांड में 6000 तो ये तो महिलाएं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना, ये सब कहाँ से आ गए सर? जो सुरक्षा एजेंसियां वो क्या कर रही हैं सर? नहीं तो सुरक्षा एजेंसियां कितना काम करेंगी? अपना जो उनका आउटपुट है वो तो कर रही है ना अपना काम। लेकिन इतने इतने हथियार की प्लानिंग हो रही है। मान लीजिए आप आज अपने घर जा रहे हैं, आपको क्या पता आपके साथ क्या होने वाला है? एक आदमी सामने से घात लगाए बैठा है, तो वहां सरकार क्या करेगी? सरकार हर आदमी के पीछे पुलिस नहीं लगा सकती।
सिस्टम को समझिए ना, सरकार कैसे काम करती है। हर आदमी के पीछे पुलिस नहीं हो सकती। आज जितने वहां जिनके घर तोड़े गए, जिनकी दुकानें अवैध कब्जे सरकार ने छुड़ाए, आज उनको बहुत इन सारी चीजें अच्छी बुरी दिखाई दे रही है। उस समय क्यों नहीं दिखाई दी जब वो लोग पत्थर बरसा रहे थे, जब वो गोलियां चला रहे थे, महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहे थे। पुलिस ने कितनी लाशें ऐसी हैं जिनका आज तक अता पता नहीं होगा। लोगों ने कहा, खुद मेवात के लोगों ने कहा कि कितनी डेड बॉडी को कुत्तों ने खाया है। तो कैसे कौन सी विचारधारा पे हम काम करेंगे भारत में रह के? आप बीजेपी को कई बार कहा गया है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की लोग बातें करते हैं कि हिंदू राष्ट्र है। क्या लगता है कि भारत में रह करके हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? क्यों नहीं बनेगा हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र था, संविधान से चलता है ना देश। तो संविधान से देश सिर्फ हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, पारसी और बौद्धों के लिए चलता है। मुस्लिमों के लिए संविधान से देश नहीं चलता हमारा। मुस्लिमों को जो करना होता है उन्होंने कर दिया। कौन सा संविधान उन्होंने इस्तेमाल किया बताइए? अभी आप हिंदू हैं, मैं हिंदू हूं, जब मुझ पे कोई बात आएगी तो हम संविधान के दायरे में आ जाते हैं तुरंत। हमको संविधान का पाठ पढ़ाया जाएगा और तुमको हाथ में पिस्टल दे दी जाएगी, तुमसे दंगे कराए जाएंगे। तुम दंगे करो, अपना हक तुम खुद छीन लो। भारत में तो सभी के लिए समान संविधान के तहत। आप कैसे बताइए? सभी के लिए सजाएं एक है, सब चीज एक ही समान है, राइट सबके लिए एक ही है सर संविधान के तहत। मैं मानता हूँ भारत कॉन्स्टिट्यूशनल देश है, संवैधानिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन लोकतंत्र को मान कितने लोग रहे हैं? क्या हिंदू के पास ही सारा ठेका है? क्या सनातन के पास सारा ठेका है लोकतंत्र को मानने का? जो अगर वो संविधान को मानने वाले लोग होते जिन्होंने इतना बड़ा काम किया मेवात में, तो जाके एसएसपी के यहाँ रिपोर्ट कराते, पुलिस कमिश्नर के यहाँ मुकदमा दर्ज कराते कि मोनू माने सर ने कहा कि तुम्हारा जमा ही आ रहा हो, क्यों नहीं गए? उन्होंने क्यों इतनी गाड़ियों में आग लगा दी? कितने लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति को जला दिया? क्यों इतना कब्जा करके बैठे हैं? वहां रोहिंग्या पहुंच कैसे गए? किसने बसाया उनको? 4 मुसलमानों के बीच में एक मुस्लिम खड़ा हो जाए। आपको क्या लगता है इस पे किसका हाथ हो सकता है? अरे उसी का हाथ है ना जो दंगे करा रहे हैं। वही कांग्रेस वालों का हाथ है, वही सबका ही नहीं का। और किसका हाथ होता है बताइए? और किसका लगता है कि विपक्ष करा रहा है? हाँ, सारे काम यही तो कराते हैं। और कौन कराता है बताइए आप? दिल्ली में जब दंगे हुए तो कौन निकला जिम्मेदार? दिल्ली के दंगों का कौन जिम्मेदार था? ताहिर हुसैन, आम आदमी पार्टी का पार्षद। वहां भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता निकला ना। जिसकी सरकार होती है वो जो है फिर विपक्ष को पर आरोप लगा देते हैं। अरे तो यहाँ आरोप लगाने की बात ही नहीं है। यहाँ तो देखिए ना, नेता सामने से पकड़ा जाता है, सारे तार जुड़ते हैं, एविडेंस मिल रहे हैं, तार जुड़ रहे हैं, दोनों रिश्तेदार निकल रहे हैं। तो अब इसके बाद भी क्या विपक्ष क्या करेगा? मोदी जी ने बीजेपी के आदमी का तो नाम नहीं, उन्होंने किसी बीजेपी नेता को ढूंढ के बोला कि इसने आके यहाँ ये कांड कराया? जिस समय माननीय विधायक जो वहां के नूह के हैं, उन्होंने जिस समय विधानसभा में कहा कि हम उसको प्याज की तरह छील देंगे, अगर उसी समय हिंदू समाज के बच्चे, बजरंग दल के लोग अगर उस समय आक्रामक हो जाते तो संविधान सामने आ जाता है। उनके इतने सारे लोगों ने इतना बड़ा कांड कर दिया तो संविधान साइड हो गया। सर एक बात हम और कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से कहा जाता है कि बीजेपी जो है धर्म की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करके ही वो वोट पाती है। क्या लगता है कि विकास की राजनीति नहीं कर रही है बीजेपी, खाली धर्म की राजनीति कर रही है? सबसे पहले क्या आता है? धर्म आता है, विकास आता है। भारत के जो प्रधानमंत्री हो किसी धर्म से तो आते हैं, सनातनी है वो, हिंदू धर्म से आते हैं। तो अपने धर्म को पालने और अपने धर्म पे कार्य करना कहाँ गलत है? उसके बाद देश के विकास की बात आती है। देश में G20 का आयोजन हो रहा है, इतनी योजनाएं चल रही हैं, इतनी पॉलिसी पे वर्कआउट हो रहा है, विपक्ष के पास उसके लिए काम नहीं है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, कहाँ मिला है सर? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार कौन देगा? जो कल पार्लियामेंट में, संसद में खड़ा होकर पप्पी कर रहा है? राहुल गांधी ने कल क्या किया देश की पार्लियामेंट में, पता है आपको? राहुल गांधी ने देश की पार्लियामेंट में फ्लाइंग किस दिया। इतना सीरियस आदमी हमारे देश में है, बताइए, किसी को पता ही नहीं। इतने दिनों के बाद संसद की उन्हें वापस सदस्यता मिली है और पहले दिन में उन्होंने इतना अच्छा काम कर दिया। तो क्यों देश के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है? जैसी जैसी योजनाएं आ रही हैं उनके जरिए जो रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं, तो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। युवा भटक रहे हैं सर, कहाँ डिग्रियां लेकर? कोई नहीं भटक रहा है। जो धर्म को मानता है, समाज को मानता है, चीजों को मानता है, वो कहीं नहीं भटक रहा है। सिर्फ वो भटक रहा है जिसके पास 8वीं फेल की डिग्री है। बहुत सारे लोगों तो 8वीं फेल व्यक्ति कहाँ जाएगा ये बताइए? 100 तरह के रोजगार करेगा ना तो रोजगार के लिए पैसा कहाँ से आएगा सर? सरकार दे रही है ना मुद्रा योजना, आप लीजिए ना। कहाँ है सर? लेकिन जब जाता है लोन लेने के लिए बैंक में तो तमाम कागज मांगे जाते हैं और कई पुराने लोग हैं जिनके पास कागज नहीं होते हैं। अभी तो देखिए भारत सरकार के MSME मंत्रालय ने कितनी गारंटी नेट स्कीम लॉन्च की है। 50,000 से लेकर 5 करोड़ रुपए तक दिया जा रहा है। अब आप किसी से पैसा लेंगे तो कागज तो पूरे करेंगे ना, ऐसा तो सरकार बांटती नहीं है। योजनाओं के अंतर्गत लोग अप्लाई कर रहे हैं, जो नौकरी के लायक है वो नौकरी कर रहे हैं, जो स्वरोजगार के लायक है अपना स्वरोजगार कर रहे हैं। महंगाई बहुत हो रही है तो होनी चाहिए, अच्छी बात है। महंगाई बढ़ेगी, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी कमाएगा और अपने आप को डेवलप करेगा। महंगाई कहाँ नहीं हो रही है? सिर्फ भारत में महंगाई है। दुनिया का सबसे बड़ा, जब कांग्रेस के टाइम पे सिलेंडर 700 था, 500 था, तब जो है
सिलेंडर ले लेकर के बैठ जाती थी स्मृति ईरानी जी, अब 1100 पहुंच गया है तो अब कोई सिलेंडर की बात नहीं हो रही है। आप कर लीजिए ना सिलेंडर की बात, आप क्यों नहीं लेके बैठते सिलेंडर? जो जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां सिलेंडर कितने का मिल रहा है? 300 रुपए का मिलता है क्या? क्या राजस्थान में, हिमाचल में, कर्नाटक में और क्या नाम है तुम्हारे जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां 300 रुपए का सिलेंडर मिलता है क्या? आप बताइए ना, उनसे पूछिए कि आपने अपने राज्यों में जो सरकार की सब्सिडी है, जो सरकार के टैक्स है, वो क्यों नहीं माफ किए? क्या जहां बीजेपी की सरकार है सिर्फ वही सिलेंडर महंगा है? आपको अपने राज्य में, आपको राजस्थान में 200 रुपए का देना चाहिए, कर्नाटक में 250 रुपए का देना चाहिए, हिमाचल में तो 150 का देना चाहिए। आप जो प्रथा, जो सिस्टम पूरे देश में भाजपा से लागू कराना चाहते हैं, प्रधानमंत्री से लागू कराना चाहते हैं, उनको अपने राज्यों में लागू करके देखिए, आपको पता लगेगा चीजें कैसे व्यवस्थित होती हैं। देश G20 का आयोजन कर रहा है, हम कहाँ खड़े हो रहे हैं आने वाले समय में? पक्ष विपक्ष सब अपनी जगह है। लगता है भारत विश्व गुरु बन जाए। हाँ, क्यों नहीं बनेगा? मैं तो ये चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जब तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और वो अपना कार्यकाल पूरा करें तो उनको यूनाइटेड नेशन का 2024 में लोग फिर से बनाएंगे। हाँ बिल्कुल बनाएंगे। और विकल्प क्या है? अरे 24 पार्टियां भारत की मिलकर राहुल जी बनेंगे। नहीं, अब राहुल जी बनेंगे तो देश कौन सी धारा में जाएगा? आप ये समझिए ना, जब सारे विपक्ष की, इन्होंने इंडिया उसका नाम रख दिया, सारे विपक्ष की बैठक होती है तो 24 प्रधानमंत्री बैठते हैं उसमें। हर पार्टी का मुखिया अपने आप में प्रधानमंत्री है। राहुल गांधी को देश कितना सीरियसली लेता है वो भी तो समझिए ना। भारत सरकार के जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी, जो आज इतने विश्व के बड़े लीडर हैं, हम विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, उनका देश में विकल्प क्या है? पहले तो वो आपस में ये तय कर लें सारे विपक्ष मिलकर के प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होगा कौन। केजरीवाल जी भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ममता बनर्जी बनना चाहती है, राहुल गांधी बनना चाहते हैं, सबको प्रधानमंत्री बनना है। तो जब पहले वो डिसाइड कर लें कि बनना किसको है, उसके बाद देखेंगे जिसको बनना है। 2024 आज का जो युवा है, बहुत सीधी सीधी बात है, आज का जो युवा उसको पता है राष्ट्र किधर जा रहा है। हमारे देश के लोग इतने डिप्लोमेटिक हो चुके हैं कि फ्री का राशन चाहिए तो इसकी सरकार चाहिए, और राष्ट्र की बात होगी तो इसी की सरकार चाहिए। उनको पता है कि भारत को विश्व में आज इस स्तर पर किसने पहुंचाया? नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया। कल भारत किस और लेवल पे जाएगा? G20 के बाद देश कहाँ खड़ा होगा? आप ये समझिए। मैं ये चाहता हूँ, मेरी तो कर्तव्य मन से ये प्रार्थना है इस प्रभु से कि 2024 में देश के प्रधानमंत्री माननीय पुनः नरेंद्र मोदी जी बने। उसके बाद जो तीसरा अपना टर्म पूरा करेंगे, उसके बाद उनको निर्विरोध, सुन लीजिए, उसके बाद उनको निर्विरोध यूनाइटेड नेशन का अध्यक्ष बनाया जाए। सर ये भी कहा जाता है कि जब राशन दिया जाता है, जब चुनाव होते हैं उसके बाद कोई देता ही नहीं है, पूछता ही नहीं। खूब मिल रहा है, और सबसे ज्यादा शांति दूतों को मिल रहा है। एक घर में 8 लोग हैं तो 8 लोग राशन लाते हैं, 10 लोग हैं तो 10 राशन लाते हैं। मैं अपनी बताता हूँ, मेरे परिवार में राशन कार्ड बना हुआ था। जिस दिन मुझे पता लगा कि मैं राशन कार्ड की उस रेखा से ऊपर चला गया हूँ, मैंने अपने घर का राशन कार्ड सरेंडर कराया, अपने माता पिता से कहा अपना राशन कार्ड सरेंडर करिए, अपने पूरे परिवार से राशन कार्ड सरेंडर कराया, सारी सब्सिडियां छोड़ी, गैस सिलेंडर की सब्सिडियां छोड़ी। जब मैं सक्षम हूँ तो मुझे सरकार की चीजों के साथ सहयोग करने में क्या दिक्कत है? हमारे देश के जो इतने प्रिय समाज के लोग हैं, जिनके लिए वो टैक्स पेयर कौन है हमारे देश का? सारे हिंदू, सारे टैक्स पेयर हैं हम लोग। टैक्स पेयर का प्रॉफिट कौन ले रहा है? सारे देश को पता कौन लेता है। अब इतना राशन जो मिल रहा है, लोग बात पे हिंदू ही की क्यों बात कर रहे हैं? मैं हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मिक्स सिस्टम की बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं सनातन से आता हूँ, मैं हिंदू हूँ। मैंने कहा कि मुझे जब ये पता लगा कि मैं उस गरीबी रेखा से ऊपर चला गया जिसमें राशन कार्ड आता है, तो मैंने अपने परिवार को, मेरे माता पिता भी गाँव के, मैं स्वयं गाँव से वास्ता रखता हूँ, तो मैंने अपने राशन कार्ड को तुरंत सरेंडर कराया। हमारी माँ ने कहा कि वो सारी दुनिया फ्री में राशन लेती है तो हम क्यों नहीं लेंगे? तो हमने कहा नहीं, जो देश की पॉलिसी है हमें उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। सब फ्री का चक्कर में रहेंगे तो चीजें व्यवस्थित कैसे होंगी? तो हमने सबको सरेंडर कर दिया। अब उसके बाद आज ये एक घर में 10 लोग, आज घरों के जो ट्रंक होते हैं, टंक जिनको हम ड्रम बोल देते हैं देसी भाषा में, लोगों के राशन से पटे पड़े हैं। लोग राशन बेच रहे हैं। आज देखिए, आप देहात में जाके देखिए ना, जो चावल 2 रुपए किलो लोग लाते हैं घरों से, राशन की दुकान से, सरकार की जगह। लेकिन वो लोग कौन है जिनके तमाम वीडियोस आते हैं, कहते हैं हमें तो राशन नहीं मिल रहा। नहीं तो उनको ऐसे तो मैं कह दूंगा मुझे राशन नहीं मिल रहा। अच्छा, मैंने आपको बताया कि हमने अपना राशन कार्ड जमा कर दिया। आपने कितने लोगों का सुना के लोग राशन कार्ड वापस जमा करते हैं? नहीं करते ना। फ्री का मिलता है तो सबको चाहिए ना। सब इतना राशन मिल रहा है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। लोगों के घरों में रखने की अब जगह नहीं बची। लोगों ने सारे ड्रम अपने पूरे कर लिए। सरकार अगर कल राशन बंद कर दे तो 3 महीने लोगों का राशन खत्म ना हो, इतना लोगों के घरों में राशन है। तेल भी दे रहे हैं, दाल भी दे रहे हैं, नमक भी दे रहे हैं, चावल भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। और क्या चाहिए बताइए? हमारे यहाँ जाके देखिए, हम तो अपना बता रहे हैं, हमारे यहाँ सब मिलता है। दाल राशन के अगर हम चले जाएं सरकारी राशन वाले की दुकान पे, तो वहाँ पे तो गेहूं और चावल ही मिलता है। नहीं, दाल भी मिल रही है। आजकल तो सरसों का तेल की बोतल भी मिल रही है।
चीनी भी मिलने लगी है बहुत सारी जगह, और आजकल तो माओ को पोषण योजना के अंतर्गत बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। अब आप वहां भी जाइए ना, देखिए मैं पेट भर के सामान सरकार से लाया, बाहर निकल के फिर मैंने सरकार को गाली दी, इसका कोई किसी के पास विकल्प नहीं है। सबकी आत्मा जानती है, सब जानते हैं कि हमें भरपेट मिल रहा है। जो अच्छे हैं, जो देशभक्त है, जो देश के लिए चलते तो फिर भी मोदी जी का इतना विरोध क्यों? कहाँ है मोदी जी का विरोध? कांग्रेस के लोगों को छोड़ दीजिए, केसीआर की पार्टी, जो भारत की अन्य विपक्षी पार्टी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, ऐसे लोगों को छोड़ के आप बताइए ना, देश का विरोध कहाँ है? कौन विरोध कर रहा है मोदी जी? जनता आज भी मोदी जी को ही वोट देगी। उनको पता है ना कि यही आदमी राष्ट्र को कहाँ ले जा रहा है। पूरे दुनिया की क्या अर्थव्यवस्था हो रही है सोचिए। अमेरिका जैसे निजीकरण कर रहे हैं, हर चीज बेच रहे हैं, रेल का कहाँ बिकी रेल? आपने खरीदी? किसने खरीदी? राहुल गांधी ने खरीदी है। देश के किस उद्योगपति ने रेल खरीदी? बताइए किसने खरीदी है रेल? किसने जहाज खरीद लिया? किसने एयरपोर्ट खरीद लिए? अगर एक चीज को अच्छा डेवलप करने के लिए अगर सरकार तो ये भ्रम फैलाया जाता है। हाँ भ्रम है। मान लीजिए कल अडानी जी ने, मान लीजिए अगर एयरपोर्ट कोई लिया, उसको मेंटेन करने के लिए आप अप्लाई कर दीजिए, आप ले लीजिए, क्या दिक्कत? अगर मान लीजिए 10 रुपए की बिल्डिंग अगर अडानी जी लगा रहे हैं तो 9.5 की आप लगा के आप ले लीजिए। उससे बिक कहाँ गया? अडानी जी के नाम एग्रीमेंट हो गया क्या, या कोई ऐसा रजिस्ट्री कर दी, बैनामा हो गया कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मालिक गौतम अडानी हो गए? कहाँ लिखा है सर? सब कुछ निजीकरण कर देंगे, निजीकरण हो जाएगा, सब प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा, पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? इन्हीं पूंजीपतियों को किसने बसाया? कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में जमीन दी, अडानी को दी, अंबानी को दी, किसने नहीं दी? 1947 से लेके अब तक तो कांग्रेस की सरकार सबसे ज्यादा रही। तो ये क्या 9 साल में इतने बड़े लोग हो गए? मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, इतने बड़े बड़े रतन टाटा, और ये जो लोग हैं आनंद महिंद्रा ग्रुप जो है, ये क्या 9 साल में इतने बड़े लोग हो गए? इससे पहले कहाँ थे मोदी जी? इससे पहले इन लोगों को कौन समर्थन कर रहा है? आपको राजस्थान में कोई योजना लेनी है अडानी से, राजस्थान में कोई उनका प्रोजेक्ट लाना है, तो आप चुप चुप जाके ले आते हो। जहाँ बीजेपी की सरकार है वहां लग जाए तो आप कहते हो उनका दोस्त है, सारा बेच दिया, सारा खरीद लिया। विपक्ष को किससे दिक्कत है, किससे डर है? नरेंद्र मोदी से और देश के युवाओं से। उनको लगता है युवा समझदार हो गया है, समझने लगा है कि ये हमको पागल बना रहे हैं। तो जाते जाते सर लास्ट में अब युवाओं को, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए मेरा भारत के युवाओं से बस एक विनम्र निवेदन और प्रार्थना ये है, किसी के बात को न सुने, न समझे, न देखें। अगर आप राष्ट्र की बात करते हैं और आप राष्ट्र को अपना मानते हैं और आप चाहते हैं कि ये देश वहां जाए जहां आप इसकी कल्पना करते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बने, थोड़े दिन के लिए सब चीज छोड़ दीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बने तो आपके पास विकल्प क्या है? बहुत आत्मीय रूप से सोचिए कि आपके पास विकल्प क्या है। एक व्यक्ति जो दिन रात निस्वार्थ सिर्फ देश के लिए लड़ रहा है, आप उसके साथ खड़े होंगे या उनके साथ खड़े होंगे जो अपने खानदान के लिए लड़ते हैं? यही केजरीवाल, यही सब लोग रोज वही क्या क्या नौटंकियां देश में हो रही, वो उनके बाद वो, उनके बाद वो, उनके बाद वो, ये रोज सुबह से शाम तक लोगों को भ्रमित करते हैं। किस लिए? अपनी चीजों को पूरा करने के लिए। एक व्यक्ति राष्ट्र को लेकर विश्व लेवल पे ले जा रहा है, तो देश के युवाओं को किसी की बातों में, किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। अपने विवेक से काम लें, और वो अपने विवेक से काम ले रहे हैं। अपने विवेक से काम लेंगे तो उनको एक नाम, एक मान, एक सम्मान दिखता है, प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के नरेंद्र मोदी, और कुछ नहीं दिखता। बाकी जिसको जो कहना हो कहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भाजपा वाली पॉलिसी पे काम नहीं कर रहे हैं। हम वन नेशन, हमारे भारत के राष्ट्र को, एक राष्ट्र को जो विश्व लेवल पे ले जाने की एक व्यक्ति के पीछे रहेंगे जो देश को विश्व स्तर पे ले जाना चाहता है। सबके अपने, हाँ बिल्कुल, सब ठीक रहा तो हम G20 के बाद देखेंगे हमारा देश किस स्तर पे पहुंचेगा। और विश्व गुरु बनने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हमारी तरफ से उन्हें शुभकामनाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ संदेश यादव जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी में युवा नेता हैं, और आपको पहले बताया कि कई मंत्रालयों में भी इन्होंने भार संभाल रखा है। तो आपको इनकी जो जानकारी है, जो इन्होंने बताई है, जो भी बातें समक्ष आपके रखी हैं, आप इनकी बातों से कितने सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसी के साथ आप लोग हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।